गुड मॉर्निंग बच्चों। 8वीं की साइंस की वर्कशीट हम करेंगे आज, वर्कशीट नंबर 9। इस वर्कशीट में आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम यानी मुख्य अवयव है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। क्या कहा जा रहा है आपसे इस वर्कशीट में कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। बाकी 21% ऑक्सीजन होती है और जो 1% रह जाता है उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज होती हैं। ठीक है, तो जो 78% नाइट्रोजन है और सभी सजीवों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन इनमें जो है उपस्थित होती है। मुख्य अवयव है मतलब इनमें उपस्थित होती है। पौधे और जंतु जो हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर पाते, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को। तो पौधे को नाइट्रोजन कैसे मिलेगी? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा। अब हम ये समझते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सके, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते वायुमंडल से। कैसे ले पाते हैं? जब ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलती है और फिर इन नाइट्रोजन के यौगिकों को पौधे जो है वो आसानी से अवशोषित मीन्स सोख लेना, ठीक है, अपनी जड़ों के थ्रू मिट्टी से वो इन नाइट्रोजन के यौगिकों को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं और इसी क्रिया को हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। जैसे फलीदार पौधे हैं जितने भी, उन पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु, और ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। और बिजली के कड़कने से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन है उसका मिट्टी में क्या है? स्थिरीकरण मतलब फिक्सेशन होता है। मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है ये राइजोबियम जीवाणु करते हैं और मिट्टी में फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन यौगिकों में जो है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन परिवर्तित होती है। ठीक है, आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। जितने भी मिट्टी में उपस्थित जीवाणु हैं, नीले हरे शैवाल हैं, ये क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं ये जीवाणु और नीले हरे शैवाल और इसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं। फिर ये नाइट्रोजन के यौगिक कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी में। और फिर मिट्टी से जो ये नाइट्रोजन के यौगिक हैं पौधे की जड़ों द्वारा पौधे के अन्य भागों में पहुँचते हैं। ठीक है, अब ये मिट्टी में तो चले गए नाइट्रोजन यौगिक और मिट्टी से ही जड़ें जो हैं वो लेकर के और पौधे के बाकी सभी भागों में नाइट्रोजन यौगिकों को पहुंचाएगी। वहाँ पर उनसे क्या बनते हैं? प्रोटीन व अन्य यौगिक। जो भी जंतु फिर इन पौधों को खाते हैं तो ये नाइट्रोजन जो है पादप प्रोटीन या अन्य यौगिकों के रूप में उन जंतुओं के पास पहुँचती है। किस रूप में पहुँचती है? पादप प्रोटीन या अन्य यौगिकों के रूप में जंतुओं के पास, क्योंकि जंतु इन पौधों को खाते हैं और खाने की वजह से जंतुओं में भी जो है नाइट्रोजन चला जाता है। पौधे और जंतुओं की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु हैं, कवक है, वो क्या करते हैं? इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं फिर से। अब पौधे हैं, जंतु हैं, इनमें नाइट्रोजन था, जब इनकी मृत्यु होती है तो जितने भी कीड़े हैं, पौधे हैं, ये जब मिट्टी में दब जाते हैं तो मिट्टी में उपस्थित क्या है? मिट्टी में जीवाणु हैं, कवक हैं, ये इन पौधे और जंतुओं के अंदर जो नाइट्रोजन अपशिष्ट हैं उनको नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देंगे। इस तरह से मिट्टी में फिर से नाइट्रोजन यौगिक पहुंच गए जो पौधे फिर से अपने लिए यूज़ कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। कुछ विशेष जीवाणु फिर इन नाइट्रोजन यौगिकों को, कुछ तो नाइट्रोजन यौगिक पौधों ने यूज़ कर ली है और कुछ नाइट्रोजन यौगिक, कुछ जीवाणु क्या करेंगे? कुछ नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देंगे, जो नाइट्रोजन गैस फिर से वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से ये नाइट्रोजन चक्र चलता जाता है।
इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे रहती है? स्थिर रहती है। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सेम और मटर की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? आप फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है राइजोबियम नामक जीवाणु। ठीक है, तो सेम और मटर में कौन सा जीवाणु है? राइजोबियम नामक जीवाणु। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है? तो वर्कशीट में ही आपको इसका आंसर दिया हुआ है। पहले तो आप यहाँ से लिखिए, देखिए इधर से यहाँ तक आएगा सेकंड का आंसर। पहला आप पॉइंट में बताएंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सके, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि फलीदार पौधे जो हैं, पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। तीसरा पॉइंट, कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अगला प्रश्न है आपका, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? तो आप इसमें लिखेंगे, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि नाइट्रोजन, क्योंकि के बाद यहाँ से लेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम या मुख्य अवयव है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। ये नाइट्रोजन चक्र आप इसमें बनाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये देखिए यहाँ आपको वायुमंडलीय नाइट्रोजन दिखाई गई है, फिर ये तड़ित, बिजली कड़कना जिसे आप कहते हैं ना, तड़ित बोलते हैं उसे, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बताया गया है। उसके बाद मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि राइजोबियम जीवाणु ने वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल गया, तो यहाँ पर यहीं पे है, ये यहीं पे होगा, मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल दिया जाएगा। फिर पौधे जो है अपनी जड़ों द्वारा इसको अवशोषित करेंगे और जंतु अगर इन पौधों को खाएंगे तो उनमें नाइट्रोजन पहुँच जाएगी। फिर जंतुओं की और पौधों की जब मृत्यु के बाद वाला पॉइंट था वो आपको यहाँ दिया गया, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अवशिष्ट। ठीक है, फिर से वो मिट्टी में पहुंच गए नाइट्रोजन के यौगिक यहाँ पर, और फिर वही पौधों द्वारा अवशोषित होंगे फिर से। तो ये पूरा चक्र ऐसे चलता जा रहा है। अब यहाँ देखें कि जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक थे, कुछ तो देखिए पौधों ने यूज़ किए और कुछ जो नाइट्रोजन के यौगिक थे वो जीवाणु द्वारा फिर से किस में बदले गए? गैसीय नाइट्रोजन में। ठीक है, गैसीय नाइट्रोजन में बदले गए और फिर से वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडल में वो नाइट्रोजन गैस के रूप में चले गए। यहाँ आपको दिखाया गया है ये वाला पॉइंट, देखिए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी, एक तड़ित द्वारा स्थिरीकरण हो रहा था उसका, और एक जो है जीवाणु जो मिट्टी में उपस्थित हैं और जो नीले हरे शैवाल हैं, जो राइजोबियम जीवाणु हैं, नीले हरे शैवाल है, उनके द्वारा भी स्थिरीकरण हमने पढ़ा था, वो यहाँ दिखाया गया आपको। फिर ये स्थिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन हो रहा है और फिर वही मिट्टी में पहुंच गए हैं। तो दो तरीकों से, एक तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ और एक यहाँ पे दिखाया गया आपको वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा। तो दोनों से जो है यहाँ पर नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में पहुँचे जिसे पौधों ने यूज़ किया। ये पूरा नाइट्रोजन चक्र आपको दिखाया गया है जो आपकी NCERT बुक में पेज नंबर 27 पे भी दिया गया है। इसको आप बना लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ जो प्रश्न नंबर 2 था इसमें आपको विधियाँ बतानी थी, तो हमने यहाँ ये आपको आंसर बताया दूसरे का। तो ये तो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिभाषा है। ठीक है, और दो जो उसने विधियाँ बोली हैं तो वो पहली विधि ये है और दूसरी विधि ये है। पहला पॉइंट आप इस पे डालेंगे और दूसरा इधर। ठीक है, यहाँ तक था ये आंसर, यहाँ से आपका ये स्टार्ट था। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए।